अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। बच्चों हम वेव्स का जो यूनिट 4 है हमारे NMDCAT 2021 का, उसका हम आज उसके MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट पेपर में। ये जो वेव्स का यूनिट है ये कंप्लीट हमने इसको टॉपिक वाइज पढ़ा है 3 लेक्चर्स के अंदर। तो इसमें वेव्स से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और एक दो टॉपिक जो हैं वो ऑसिलेशन से भी हैं। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास्ट MCAT के पेपर्स होते थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए उनको डिस्कस करना है। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन 1 है एट t इज इक्वल टू 0 अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एट मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो लेट सपोज कि ये हमारी मीन पोजीशन है जहाँ पे x 0 है। ठीक है जी, और बच्चों ये हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है A और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है B। अगर बॉडी t देखें t 0 पे जब टाइम 0 है, जब बॉडी ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया है, ऑसिलेट करना स्टार्ट किया है, उस वक्त वो यहाँ पे था मीन पोजीशन पे। तो जब टाइम t/4 होगा तो वो कहाँ पे होगा बच्चों? अब ये जो साइकिल है ये 4 हिस्सों में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले बॉडी जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे B पे, ठीक है, B से वापस यहाँ O पे, फिर A पे और A से वापस मीन पोजीशन पे। यूँ 4 हिस्सों में ये एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। तो जब टाइम t/4 होगा, यानी कि पूरा जो टाइम लगेगा हमें, जो टाइम पीरियड है हमारा वो t है, उस टाइम पीरियड का जो 1/4 है या चौथा हिस्सा है, जब वो गुजरेगा तो हम कहाँ पे होंगे? ज़ाहिर बात है कि हम पॉइंट B पे होंगे, और पॉइंट B जो है ये हमारी पहली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो टाइम t/4 के बाद हमें कहाँ होना चाहिए? एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर है हमारे पास, और उसका जो टाइम पीरियड है बच्चों t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। विच इक्वेशन रिलेट्स द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? ये 4 इक्वेशन दिए हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है? बच्चों हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एक्सेलरेशन है वो पढ़ा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा जो है आपको पता है ये बराबर होता है 2π/t के। और अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूँ तो वो कितनी है? वो 10 है। और यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर है, ये देखें, तो ओमेगा का स्क्वायर कर लें। अब यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर की जगह 2π/10 का स्क्वायर, और साथ में बच्चों x। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों है इन द डायग्राम, यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है जी। इस डायग्राम के अंदर 2 पॉइंट्स बने हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, पॉइंट P, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट R। उन्होंने पूछा है कि P और R के दरमियान जो लेंथ है, ठीक है जी, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है? देखें P और R के दरमियान, देखें फ़र्ज़ करें कि हमारा ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक जाते जाते बच्चों ये साइकिल हाफ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पूरा यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। इसको पॉइंट कह लें, P R और S कह लें, ठीक है। तो P से अगर साइकिल स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये S पे जाके इस पॉइंट पे जाके कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर हम R पे देखें तो ये साइकिल का हाफ हुआ है। अगर साइकिल का हाफ हुआ है तो टाइम पीरियड का भी क्या होगा बच्चों? हाफ होगा। तो ये क्या होगा? हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। नेक्स्ट है अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.063 सेकेंड। द मैक्सिमम स्पीड को हम V0 या VO से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड? बच्चों एम्पलीट्यूड हमने निकालना है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 2π/t। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2 × π ओवर टाइम पीरियड जो है 0.063। आप इसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद क्या निकालना है जी? एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा जब स्पीड मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये आपने ओमेगा निकाला, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मुझे x0 निकालना हो दैट इज़ V0 ओवर ओमेगा। V0 बच्चों कितना है? 3 है, और ओमेगा की वैल्यू जो आप यहाँ से निकालेंगे वो पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में
जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, ये हमारे पास होती है 1/2 kx0² इंटू 1 माइनस x² ओवर x0²। इसको डिवाइड कर दें टोटल एनर्जी से, तो बच्चों टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज़ हाफ kx0²। अब ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस x² ओवर x0²। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। फ़र्ज़ करें ये भी इधर को ट्रैवल कर रही है और ये भी इधर को ट्रैवल कर रही है, एंड आर आउट ऑफ फेज़। अच्छा आउट ऑफ फेज़ है, तो चलें इनको आउट ऑफ फेज़ बनाएं। ठीक है जी, पहली वेव जो है वो ये जा रही है हमारी, और दूसरी वेव जो है वो आउट ऑफ फेज़ है उसके साथ, तो ये जा रही है। बच्चों जब ये मिलेंगी आपस में, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, देखें बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट जो है फ़र्ज़ कर लें वो y1 है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर हैं, तो फिर इसको भी y1 ही कह लें। ठीक है, तो लेकिन दोनों जो हैं आउट ऑफ फेज़ हैं, इसलिए हम जब इनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो वो y1 प्लस की बजाय माइनस y2 आएगा, लेकिन y2 भी y1 के बराबर ही है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है किसकी तरफ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ। जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों इट शुड बी इंक्रीज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। और इन चारों ऑप्शन में से देखें कहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर आप इस ऑप्शन पे गौर करें तो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, v माइनस यूएस, तो जब दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो इस रेशो की वैल्यू, इस फैक्टर की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर ये इंक्रीज़ होगी तो एफ नॉट इंक्रीज़ होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसी तरह से क्वेश्चन 8 में क्या है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो इस सूरत में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए। बच्चों वो कब इंक्रीज़ करेगी, देखें यहाँ पर इस केस में, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाला रिलेशन या वाला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों रिलेशन उस सूरत में है अगर हमारा सोर्स जो है वो मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। तो जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और सोर्स स्टेशनरी हो तो ये जो लास्ट वाला रिलेशन है बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि v प्लस यू नॉट हो रहा है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो एफ नॉट बढ़ रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो एक्चुअली ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डोपलर शिफ्ट। बच्चों डोपलर शिफ्ट में जब हम मेजर करते हैं वेवलेंथ को, और रेड शिफ्ट को जब मेजर करते हैं तो आपको पता है कि रेड शिफ्ट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप समझ लें दो गैलेक्सीज जो हैं, ठीक है, अगर उनके दरमियान हम डॉपलर शिफ्ट को मेजर करें और वो रेड शिफ्ट आ रही हो, तो इसका मतलब है कि रेड शिफ्ट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, या हमसे वो अवे मूव कर रही हैं, हमारी अर्थ से या हमारे सोलर सिस्टम से। ठीक है जी, कोई दूसरी गैलेक्सी या हमारी गैलेक्सी से कोई दूसरी गैलेक्सी जो है वो अवे मूव कर रही है। तो अवे मूव करने का मतलब है कि वो क्या कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ह्यूमन रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की बच्चों साउंड के लिए वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, आप सबको पता है जी। ये नीचे वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं है कि इसमें किलो हर्ट्ज है, आप यूँ भी लिख सकते हो ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो की बजाय मैं 20,000 लिख दूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन 20,000 किलो हर्ट्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों एक मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, उसको आपने हुक किया है दरमियान से, ये मेटेलिक वायर दरमियान से आपने उसे ऐसे प्लग किया, ठीक है। 2 पॉइंट्स, जबकि इसके ये वाले एंड्स जो हैं यहाँ पर जो टेंशन है बच्चों वो 10 न्यूटन है, और मैस पर यूनिट लेंथ जो है वो 0.004 kg पर सेकेंड है, ठीक है, पर मीटर, सॉरी, मैस पर यूनिट लेंथ। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2L इंटू √F ओवर मैस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर ये L जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ है, F टेंशन है, और ये मैस पर यूनिट लेंथ है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी 2 है, √ टेंशन कितनी है जी 10, और डिवाइडेड बाय मैस पर यूनिट लेंथ जो है 0.004। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा, करता है। नेक्स्ट है जी इफ़ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज़ 20 माइक्रो सेकेंड। बच्चों टाइम पीरियड जो है वो 20
माइक्रो कितना होता है 10 रेज टू द पावर -6। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड दैट इज़ 1/20 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर जाके 10 रेज टू द पावर +6 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/20। तो आप इसको सॉल्व कर लें जी, आंसर आ जाएगा आपके पास ये, चूँकि ये 1/20 है तो आंसर 5 में आएगा, किसी 5 में, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन ये नीचे वाला आंसर होगा क्योंकि 10 रेज टू द पावर 6 भी साथ है, तो इसलिए इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, शॉक वेव जब प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक की वजह से, जब जलजिला आता है, उसकी वजह से बिल्डिंग भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। तो इस तरह की जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उनको हम, ये जो हमारी शॉक वेव्स होती हैं ना बच्चों, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, लेकिन ये साउंड वेव से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशंस के दौरान जो वेव होती है वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत तबाही होती है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने वेवलेंथ निकालनी है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3 किलो हर्ट्स है, यानी कि 3 × 10⁻³ हर्ट्स। तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इसलिए v की जगह c आ जाएगा, c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा इज़ इक्वल टू c/f। बच्चों c कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और f जो है बच्चों ये हमें गिवन है 3 × 10⁻3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻8 - 3, ये 10⁻5 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 इंटू 10⁻3, ये 10⁻2 जो है बच्चों ये 100 हो गया और ये हो गया किलो, तो 100 किलोमीटर, ये उसकी वेवलेंथ आ गई। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब है जहाँ पे x इज़ इक्वल टू x0 होता है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारा जो एक्सेलरेशन है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू -ω² x0। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमारा MD-CAT का न्यू सिलेबस है ना, MD-CAT के न्यू सिलेबस में जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के मुताबिक जो है हमने इसको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं यूनिट 5 में, विच इज़ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अल्लाह।